दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमी शर्मा में। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन के अंतर्गत हम प्रैक्टिस सेट 4 लेकर उपस्थित हैं, जो घटना चक्र द्वारा प्रकाशित है और ये टो सीरीज की श्रृंखला है। तो दोस्तों ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अगला कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हमारे द्वारा प्रत्येक दिवस में लगभग एक जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें घटना चक्र के जो टो सीरीज की श्रृंखला में ये 1 से लेकर 3 तक के प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं। वो चैनल पर आप ऑलरेडी अपलोड है। इसी क्रम में जो रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है और टेलीग्राम ग्रुप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? ऑप्शन दिए हैं सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा मेघालय। मेघालय हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैप में देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, ये हमारा भारत का मैप है। इस मैप के अंतर्गत दिया गया है, ये एरिया सिक्किम का है, ये नेपाल है और ये एरिया इधर का पश्चिम बंगाल का है और ये आपका भूटान है, इधर अरुणाचल प्रदेश है और इधर ये जो है ये एरिया आपका है, ये मेघालय है। इसमें कह रहा है कि भारतीय राज्य की सीमा के साथ नहीं मिलती है, तो भूटान से जो सिक्किम है ये मिल रहा है और अरुणाचल प्रदेश भी मिल रहा है, पश्चिम बंगाल भी मिल रहा है, लेकिन ये आपका मेघालय नहीं मिल रहा है। मेघालय वाला एरिया इससे टच नहीं है। तो इसका जो सही जवाब क्वेश्चन का हो जाएगा वो भी हो जाएगा मेघालय। मेघालय हो जाएगा। चलिए फिर प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न हमारा दिया गया था कि कौन सा नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये मेघालय जो है नहीं मिलता है। इसमें मैप हमने दिखा दिया, मैप से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये भी जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कौन सा भारतीय राज्य है उत्तर पश्चिम जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए फिर पुनः मैप पर चलते हैं और इसको देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों, इसमें असम का हिस्सा है, ये बीच वाला असम का हिस्सा है, ये असम वाला बीच का जो हिस्सा है। पश्चिम बंगाल आपका यहाँ आ जाएगा और त्रिपुरा जो है ये हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा ये। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो उत्तर यानी कौन सा राज्य है जो उत्तर पश्चिम दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है। तो इधर उत्तर आपका हो गया, इधर पश्चिम हो गया और इधर दक्षिण हो गया। तो तीनों तरफ से घिरा हुआ जो है ये त्रिपुरा आपका हो जाएगा। त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ये मैप में दिखा दिया गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मित्रों ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, लोक नृत्य जो विदेशिया है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मित्रों वो बिहार से संबंधित है। लोक नृत्य जो है विदेशिया वो बिहार से संबंधित है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो सर्वोच्च पुरस्कार की बात करते हैं तो वो है गोल्डन पांडा पुरस्कार। क्या है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, यह है 5 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न को हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था और आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, आपका स्नेह मिला। तो चलिए फिर देखते हैं। तो ये 11 जुलाई जो है ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, ये है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मित्रों वो 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और इसका जो फुल फॉर्म है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यानी एशियाई विकास बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7वां नंबर। 7वें नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ भरना है, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं किसको जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से। तो मित्रों जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान का ज़िला है।
क्या है? राजस्थान का जिला है। इसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगर बात करते हैं तो जैसलमेर को जो गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, इसको गोल्डन सिटी के नाम से अगर जाना जाता है, तो दोस्तों जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर जो है उसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ब्लू सिटी। और जयपुर जो है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर जो राजस्थान की जो है, राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, उसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वें की बात कर लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं ये विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो दोस्तों 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यह है भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत, यानी इसको पायनियर बोलते हैं, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन दिया है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है ये आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। ये दोस्तों है CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो ये है नगद आहरित अनुपात। नगद आहरित अनुपात, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अर्थात ये हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। इसका जो पूरा नाम होगा कैश रिजर्व रेशियो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी पंतनगर में। ये हुई थी पंतनगर में, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है मित्रों, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं बैरोमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो घुटनों का जोड़ होता है। तो घुटनों का जोड़ कैसा होता है? वो कोर संधि होती है। घुटनों का जो जोड़ होता है वो कोर संधि होता है। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो अग्नाशय है। अग्नाशय, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है शोल्डर किन दो धातुओं से मिलकर बना है? तो शोल्डर की जो बात करते हैं दोस्तों, तो ये दो धातुओं टिन और सीसा से मिलकर बना है। ये टिन और सीसा से मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये 19 नंबर है, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन दिया है दीमक, तिलचट्टा, लाल चींटी और मच्छर। तो जो फार्मिक अम्ल होता है दोस्तों, वो लाल चींटी के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। अर्थात लाल चींटियाँ जो होती हैं ये फार्मिक अम्ल जो है छोड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 करता है, अनुच्छेद 38 करता है, या अनुच्छेद 40 करता है, अथवा अनुच्छेद 36 करता है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अनुच्छेद 32 करता है। अर्थात भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ये संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, वो अनुच्छेद 32 करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है
कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत आता है ये। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। अब 22 नंबर की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो 22 नंबर कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता संबंधित है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 44। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? वो 44 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है? तो दोस्तों जो हुआ है सृजन उसका, वो संसदीय कानून द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो दोस्तों वो जस्टिस जो हो जाएंगे, यानी जो न्यायाधीश हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जस्टिस बी रामास्वामी। कौन होंगे? जस्टिस बी रामास्वामी, जो कि ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है 25 नंबर। 25 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को हुआ। इसको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर। 26 नंबर कहता है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो दोस्तों जो अखबार था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अखबार का जो नाम था वो मित्रों उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? अब ये देखना है, ये कुछ घटनाएं दी गई हैं, तो सबसे पहले कौन घटी है ये बताना है। तो 1 बाय 1 करके सबको देख लेते हैं। तो दोस्तों दांडी मार्च जो है ये घटना जो है ये 12 मार्च की है, यानी 12 मार्च 1930 की है। 12 मार्च 1930 में घटी है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये दोस्तों है 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को है। इसी क्रम में हमारा साइमन कमीशन का आगमन जो है ये दोस्तों 3 फरवरी 1928 को है। और चौथा आता है जो गांधी इरविन समझौता हुआ है वो दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले जो घटना घटी है वो कौन से घटी है। तो ये 30 है, ये 42 है, 31 है। तो 1928 वाला घटना पहले घटी है, अर्थात ये साइमन कमीशन का आगमन पहले हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमन कमीशन का आगमन, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर हमारा है निम्नांकित में से किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो मित्रों वो जो शक्ति प्रदान की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा की गई है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर। 29 नंबर देख लेते हैं। तो ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो ये सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इसका मिलान करना है। तो दोस्तों जो हावड़ा षड्यंत्र केस है इसका जो मिलान करते हैं ये 3 पर चला जाएगा, यानी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं। और नेक्स्ट जो आता है लाहौर षड्यंत्र केंद्र जो केस है ये किससे संबंधित है? तो लाहौर वाला जो है ये राजगुरु से संबंधित है। और जो दिल्ली षड्यंत्र केस है दोस्तों, तो दिल्ली वाला किससे संबंधित है? तो दिल्ली वाला चला आता है मास्टर अमीचंद से संबंधित है। और जो अलीपुर षड्यंत्र केस है दोस्तों ये किससे है? ये अरविंद घोष से है, अरविंद घोष से है। तो इसका जो हो जाएगा अर्थात ए बी सी अगर सुविधा के लिए हम लिख लेते हैं तो ए का मिलान किस पे किया गया है? तो ए का जो दिया गया है वो 3 पे किया गया है, अर्थात हावड़ा वाला जो है जतीन्द्र नाथ हो जाएगा। दूसरा आता है जो बी का है वो 3 पर, जो ए का है वो 3 पर आया है। और बी वाला जो है लाहौर वाला वो राजगुरु से संबंधित है, तो ये चौथे से संबंधित है। और फिर नेक्स्ट आता है दिल्ली षड्यंत्र केस, तो मास्टर अमीचंद से 1 से संबंधित है। इसी प्रकार अलीचंद जो केस है
वो 2 से संबंधित, यानी इसका जो नंबर मिलेगा वो 3412 मिलेगा। और 3412 देख लेते हैं, तो आगे बढ़कर देख लेते हैं इसको 3412 कहाँ मिल रहा है। तो ये कोड दिया गया है 3412, सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, यही है, ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महान अशोक किस वंश का शासक था? तो मित्रों वो जो शासक था वो मौर्य वंश का शासक था। जो अशोक था वो मौर्य वंश का शासक था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 31, वो है एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो कौन से वायसराय थे? तो दोस्तों वो थे लॉर्ड मेयो थे, जिनकी जो है हत्या भारत में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 32 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोधगया में। बोधगया में भी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 33 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। चलिए इस कोड को देख लेते हैं और इसका मिलान करते हैं। तो ये सूची फर्स्ट है और सेकंड दिया गया है। अब सम्राट दिया गया है, उनके मकबरे दिए गए हैं। तो कौन कौन से सम्राट हैं, उनके मकबरे कहाँ कहाँ हैं, ये देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बाबर की। तो बाबर का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1526 से, यानी 1526 से लेकर के और 30 तक रहा है। 1526 से 1530 तक का रहा है। इनका जो मकबरा बना हुआ है ये काबुल में बना हुआ है। अर्थात सुविधा के लिए ये भी सी 3 ये कोड लिख लेते हैं और नंबरिंग करते रहते हैं जिससे आसान रहे। तो ए का हो जाएगा तीसरा। इसी प्रकार दोस्तों आ जाते हैं अकबर पर। तो अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर और 1605 तक का था। 1605 तक का था। इनका जो मकबरा बना हुआ है, अर्थात अकबर का जो मकबरा बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है सिकंदरा में। क्या बना हुआ है? सिकंदरा में बना है, अर्थात बी का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जहांगीर की बात कर लेते हैं। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 से 1627 तक का। और इनका जो मकबरा बना हुआ है वो लाहौर में बना हुआ है, अर्थात जहांगीर का लाहौर में बना है। तो 1 हो जाएगा। और शाहजहाँ आते हैं लास्ट में। तो शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो 1628 से लेकर और 1658 तक का था। तो इनका जो मकबरा बना हुआ है दोस्तों वो आगरा में बना हुआ है, अर्थात 2। ये 3412 पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? 3412 जो है ये किस जो है कूट में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं 3412 किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये सी में मिल रहा है। 3412 सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था दोस्तों? तो वो कराया था धर्मपाल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 35 नंबर, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो वर्षा किस कारण होती है? तो दोस्तों वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन कहाँ गया? ये है 36 नंबर की बात कर लेते हैं मित्रों। तो ये है निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है? तो तैरता हुआ उद्यान की बात करते हैं तो ये है, इसका नाम है, ये है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कीबुल लाओ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये है 37 नंबर की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में दोस्तों बता देते हैं, चिल्का झील उड़ीसा में है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, यानी जगन्नाथपुरी कहाँ है? तो वो भी उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 38 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? तो वो तिब्बत का पठार है। ये ऑप्शन ये हो जाएगा, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 है, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है?
तो कोयले का जो सर्वोच्च भंडार है वो यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों ये दिया गया देश और एक तरफ मुद्रा दिया गया है। देश दिया गया है, मुद्रा दिया गया है। तो सबसे पहले सुविधा के लिए फिर वही फार्मूला ए बी सी और डी लिख लेते हैं ताकि आसान रहे। अब चलते हैं तो देश देखते हैं, मुद्रा देखते हैं। तो देश की बात करें तुर्की है, तो तुर्की की जो मुद्रा है वो लीरा है, अर्थात ए का हो जाएगा 2। फिर है वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो मुद्रा है वो हो जाएगी ये बेलीवर, अर्थात बी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। फिर आता है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो दिरहम है, अर्थात इसका 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और डी दोस्तों आर्मेनिया है। तो आर्मेनिया की जो मुद्रा है वो आर्मेनियम ड्रेम है, इसका तो नाम से ही क्लियर हो जाता है। तो इसका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात 2341, यानी 2341 देखते हैं किस में है। तो 2341 की बात करते हैं तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन कहाँ है? बी में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो इंग्लिश का पोर्शन आता है। और इंग्लिश के पोर्शन में सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना है और उसी के आधार पर प्रश्न जो दिए गए हैं उनके उत्तर चिपका देने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये पैराग्राफ पढ़ लेना है। अब चलते पहुंचते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर आ गए। हमारा 41 नंबर इस तरह है कुछ प्रकार इसका। तो ये है आवर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी इज दी प्रोडक्ट ऑफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो इसका सी जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ये डेलिकेट बैलेंस ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन न्यूरॉन्स। ये कनेक्टिविटी बिटवीन न्यूरॉन्स है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ आवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा दी रिकॉलेशंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस विथ दी हेल्थ ऑफ सेंसरी इनपुट्स। हेल्प ऑफ सेंसरी इनपुट्स, अर्थात इसका जो जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर है। 43 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो गिव सिनोनिम्स, यानी इसके पर्यायवाची बताने हैं। तो वो शब्द हमको दिया है, ये दिया गया है चूसी। तो चूसी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेलेक्टिव, यानी जिसको चूज कहते हैं, चूज करना, सेलेक्ट करना, तो हो जाएगा सेलेक्टिव। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चूज दी, ये दिया है चूज दी करेक्ट एंटोनिम्स, अर्थात विलोम इसका बताना है, विलोम बताना है। तो विलोम की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये है डिस्पैच। डिस्पैच नाम से ही क्लियर होगा कि कोई लेटर होता है, कोई कार्यालय पत्र होता है, तो कहते हैं इसको डिस्पैच कर दो, तो वो डिस्पैच है। तो डिस्पैच का जो उल्टा हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा एक्वायर। एक्वायर हो जाएगा। वैसे एक्वायर मीन्स होता है आवश्यकता। एक्वायर है, कितनी एक्वायर है, तो ये डिस्पैच है और ये एक्वायर हो जाएगा। डिलीवर, डिलीवर आता है, ये भी डिलीवर करना होता है। ट्रांसमिट, ट्रांसफ़र करना होता है। और बुलेटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्वायर। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला बात देखते हैं। तो अगला हमारा है 45 नंबर। ये है गिव दी वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन लिया गया है। तो प्रश्न दिया गया है ये पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेज। तो लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेज में देखते हैं कौन सा है। तो दोस्तों ये है पॉलीगॉट, जो है ये पॉलीगॉट है, पॉलीगॉट है। चलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर। 46 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उभय, यानी अभय उभय शब्द युग्म सही अर्थ इसका क्या हो जाएगा। तो अभय होता है निर्भय और उभय होता है ये दोनों होता है। तो निर्भय दोनों इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो वो दोस्तों है 47 नंबर। 47 नंबर की बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले ये रहा हमारा 47 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद है। तो क्या है, तो स्वेच्छा का जो स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से करे कोई कार्य, तो स्वेच्छा का मतलब होता है शुभ धन इच्छा। शुभ धन इच्छा
वो शुभेच्छा हो जाएगा। फिलहाल क्षमा करना, ये स्वेच्छा नहीं है, शुभेच्छा है, तो शुभेच्छा ही मान लेते हैं। तो ये शुभेच्छा का जो शब्द विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा शुभ धन इच्छा। शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा हो जाएगा। ये गलत बोल दिए, तो ये इसका बी जो है राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। तो ये अम्बुद नहीं है। क्या नहीं है? अम्बुद नहीं है। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 49 नंबर की यदि बात करते हैं दोस्तों, 49 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये कहता है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो सही विलोम अगर युग्म की बात करते हैं तो इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं। करुण का निष्ठुर है, आस्थिक का अधार्मिक है, संकल्प का अकल्प है, सुदूर का विस्तार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा करुण का निष्ठुर। अर्थात जो सही युग्म विलोम का होगा वो करुण निष्ठुर ही होगा। अगले बाकी सभी गलत हैं। बाकी सभी क्या हैं? ये गलत हैं। तो ये करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 50 नंबर की अब बात कर लेते हैं। तो ये दिया गया है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्या हो गए, आप बहुत दिन से मिले नहीं, गूलर के फूल हो गए, ऐसी संज्ञा उनको दी जाती है। तो इसका मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, तो मैथ पोर्शन से आता है। ये 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन जो दिए गए हैं। तो ये है निम्न का जो मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, इसको आगे करके थोड़ा हल करते हैं। तो हल कर देते हैं इसको। ये है 11.5 और माइनस है, ब्रैकेट के अंदर है 5, प्लस है, ये है 0.5। उसके बाद है ये 9 - 3 × 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हल कर लेते हैं। 11.5 माइनस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस ये 0.5 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 9 में से 6 निकलेगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ इसका सेवा समाप्त कर दे रहे हैं। तो 11.5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 0.5 दिया है और 3 दिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 × 15 यानी 1.5 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल लेते हैं। तो 11.5 माइनस हो जाएगा। अब ये 5 है और 1.5 है, तो ये हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। अब दोस्तों 11.5 में से अगर हम 6.5 को निकाल देते हैं तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। और 11 में से अगर 6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 5, 11। तो 5 इसका उत्तर, अर्थात 5 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, दशमलव के बाद 0, तो उसका कोई महत्व है, 5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है? ये है, ये इसका 5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला हमारा दिया गया है, ये दिया गया है 0.51 का क्यूब है, फिर इसका क्यूब है, फिर भाग है, इस तरह इसका मान दिया गया है। तो चलिए इसमें एक फार्मूला ऐड होता है, अर्थात ये फार्मूले पे लगता है। फार्मूला दिया गया है a³ + b³ होता है। फार्मूला जो होता है a³ + b³ होता है a² - ab और प्लस b², या a² + b² - ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका भी फार्मूला ओवरऑल बनता है, ये बनता है a + b, सब कट पीट करके बनता है a + b। तो इतना तो हमको पता हो गया कि इसका पूरा इतना अगर लिखा है तो मान लीजिए कि लिखा है a + b। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मान को रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, a + b हमको निकाल करके लिख देना है। तो a का मान दिया गया है वो दोस्तों है 0.51 और b का जो मान दिया गया है वो 0.49 दिया गया है। बस यही क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ लेते हैं सिंपल वे में। 5 1 दिया है और 0.49 दिया है, तो 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। और यहाँ अर्थात ये एक उत्तर इसका हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 53 नंबर। अब दोस्तों 53 नंबर की बात कर लेते हैं।
तो 53 नंबर में बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 53 नंबर यह है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न हमको ज्ञात करनी है। तो देखते हैं ओवरऑल इसका जो हमारा एलसीएम बनता है वो बनता है 504 का। एलसीएम कितना बनेगा, ये बनेगा 504 का। अब इस 504 को क्या करते हैं, सबसे पहले 9 से काटते हैं। तो 9 से काटने पर हमको मिलता है 56, अर्थात ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 56 और गुणे हो जाएगा 3, तो इसका मान जो आ जाएगा 168 आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों है ये है 8/14 दिया है। 8/14 की बात करते हैं। तो ये 504 को यानी 504 को 14 से काटते हैं तो इसका जो हो जाएगा ओवरऑल ये हो जाएगा 36। अब 36 गुणे 8 करते हैं तो 36 गुणे 8 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 288। 288 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 5/8। तो 5/8 की बात करते हैं तो 504 को 8 से अगर हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा, ये आ जाएगा 63। और 63 आ जाएगा तो 63 गुणे अगर करेंगे, 63 गुणे दोस्तों 5 करेंगे क्योंकि ये 5 दिया है तो 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 315। 315 नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है ये है 4/9। सवाल में दिया है ये वाला 4/9। 4/9 की बात करते हैं अगर तो 4 का जो एलसीएम 9 से काटते हैं तो 9 से एक बार जो हमारा आ गया है वो 56 आ चुका है तो सीधा 56 रख देते हैं और गुणे क्या करते हैं 4 कर देते हैं, ये वाला 4। अब आता है 56 गुणे 4 जो हो जाए 224 हो जाएगा। 224 हो जाएगा। अर्थात अब इस क्रम में देखते हैं कि कौन सा हमारा जो है ये सबसे क्या है बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो इसको मिटाने पर पता चल जाएगा आसानी से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो 168 है, 288, 315 और 224 है। तो 168 वाला जो मान होगा वो सबसे छोटा होगा, अर्थात ये होगा कौन, ये 3/9 होगा, और जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये दिया गया है, एक मिनट इसको वापस ले चले वहाँ। ये अगला हमारा 54 नंबर। 54 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तो ये दिया गया है 5 संख्याओं, ये 5 संख्याएं दी गई है ABCD और ई का योगफल 37.5 है और औसत इसका 6 है। डी और ई का औसत 9 है और AB का औसत ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 54 नंबर है, अर्थात इसमें ABCD दिया गया है। तो सबसे पहले तो ABCD को लिख लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं A + B + C + D जो है इसका मान कुल मिला के आता है ये 37.5 आता है। मेमोरी के लिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आता है A + B, अर्थात ये वाला पोर्शन इसका जो मान होता है वो होता है 6 गुणे 2, क्योंकि ये 2 संख्या दी गई है और मान होगा 6। तो 6 गुणे 2 बराबर हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा हो गया। अगला आता है तो इसमें दिया है D + E। D + E की बात करें या E भी होगा, E भी लिख लीजिएगा तो E भी होगा। तो D + E जो होगा ये 9 होगा, क्योंकि 9 दिया है 2 इसका मान हो जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि AB का मान हमारा दिया गया है, निकाला जा चुका है, और DE का मान निकाला जा चुका है, बीच में बच रहा है C। अब C को क्या करना है, घटा के और इसी में कैलकुलेट करना है। तो कुल मान जो था हमारा वो क्या था 37.5। कलर चेंज कर लिए, 37.5 था और इसमें से जोड़ करके हमारा क्या गया। तो दोस्तों अगर 12-18 को जोड़ेंगे तो ये 30 बनेगा। एक मिनट, ये था 37.5 और ये बचा 30। तो इसका मान जो घटाने पर आएगा 5 और 7 यानी 0। इसका जो मान घटाने पर आ गया वो 7.5 हो जाएगा। और 7.5 की बात करते हैं तो दोस्तों वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन कहता है ये एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां और परीक्षा में 25% 20% लड़कियां उत्तीर्ण है। तो 585 जो है लड़के हैं, उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है तो ये जो संख्या दी गई है दोस्तों
ये परीक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, वो 40% दी गई है। लड़कियों की जो संख्या दी गई है वो कितने परसेंट दी गई है, तो वो मित्रों दी गई 40%। अब किसी की संख्या अगर 40% दी गई है तो कुल परसेंटेज जो होते हैं वो 100 में होते हैं, तो किसी का 60% भी दिया होगा। अर्थात लड़कियों की संख्या अगर 40% है तो लड़के कितने होंगे, 60% होंगे। ये एकदम फिक्स है क्योंकि 100 पे परसेंटेज होता है। तो चलिए लड़कियों की संख्या की अगर बात करें, लड़कियों की संख्या की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों यहाँ हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा, लिख दे रहे हैं। और लड़कियों में 40%, लड़के 60 होंगे, ये कन्फर्म है। परसेंट 100 में होता है, ये जानते ही हैं। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत हम निकाल लेते हैं, अनुत्तीर्ण जो होते हैं अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, अनुत्तीर्ण प्रतिशत के अंतर्गत दोस्तों इसमें जो परसेंटेज हमारा दिया गया है ये है 60 गुणे 35। 60 गुणे 35 दिया है क्योंकि 35 सवाल में दिया गया है कि 35% है। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा 60 बटा, एक मिनट इसको फ्रेश कर लें। तो दोस्तों ये हो जाएगा, अगर प्रतिशत की बात करें तो 60 बटा हो जाएगा 100 गुणे हो जाएगा 35 बटा 100। अगर इनके परसेंटेज की बात करते हैं तो अब आता है, इसको काट देते हैं तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया और 500 से 35 हो गया। अभी आता है 7 6 42 हो गया, 42 बटा 100 हो जाएगा, ये भी कटेगा। तो ये 2 दूनी 4, 2 का नम 2 और 2 पंचे 10 से 50 हो गया, अर्थात 21 बटा 50 हो गया। एक मिनट, ये 21 हो गया, 21% हो गया, 50 नहीं 21 हो गया। तो 21 देखते हैं, ये सब लगा हुआ है पहले से। तो 60 में से अगर 21 निकाल देंगे तो बचेगा 39%। 39% ये बच जाएगा, 39% इसका क्या होगा, 39% बच जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसी में दिया गया है, उत्तीर्ण लड़कियों का परसेंट है। तो लड़कियों के परसेंट की बात करें तो 40 गुणे 80 बटा 100। अगर 40 गुणे 80 बटा 100 निकालेंगे तो ये 0 से 0 से कट जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब ये 32% हो गया। अब 32% की बात करते हैं तो 39% बराबर जो मान दिया गया है, एक मिनट, ये 39% बराबर जो मान दिया गया 585 के दिया गया है, ये सवाल में दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, 32% निकाल लेते हैं, 32% इसके मान को निकाल लेते हैं। तो 32% बराबर होता है 585 बटा 39 और गुणे 32, गुणे हो जाएगा 32। अब इसको काट लेते हैं, तो ये मान काट करके हमको मिल रहा है 15 गुणे 32 मिल रहा है। 15 गुणे 32 का होता है 480, इसका होता है 480। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 56। अब प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं दोस्तों। तो ये दिया गया है, इसमें जो सवाल दिया गया है ये है, मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा वो मेरे पत्नी की पुत्री का भाई है। मंच पर उपस्थित पुरुष का क्या संबंध है। तो मंच पर जो है किसको संबोधित किया है, रीता ने कहा है। तो सबसे पहले रीता बना लेते हैं, ये हो गई रीता। अब इन्होंने कहा क्या है, एक पुरुष को दिखाते हुए कहा कि वो मेरे पत्नी का पुत्री का भाई है। तो पत्नी इसकी पत्नी हो जाएगी, अर्थात ये रीता है, इसकी पुत्री हो जाएगी और इसका ये भाई हो जाएगा और ये इसका पति हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें कहा गया है पुरुष से, तो पुत्र का संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये है मंच पर एक हो गया, ये 56 नंबर हो गया। 57 नंबर पर चलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुत्र, पुत्र इसका करेक्ट आंसर होगा 56 का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है 57 देख लेते हैं दोस्तों। तो ये 57 नंबर दिया गया है, इसमें है यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च को कौन सा दिन था। तो ये ज्ञात करना है हमको। तो बृहस्पतिवार को जो है, यदि 27 सितंबर को कह रहा है कि बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च को कौन सा दिन था, ये हमको
बताना है। 57 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो आता है विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, आगे उसके बाद बढ़ते हैं। तो चलिए फिर अब देखते हैं, इसमें दिया है दिसंबर से लेकर दिया गया है। तो दिसंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 27 दिसंबर दिया गया है। इसके पहले के जो दिसंबर हैं, अर्थात इनमें कुल दिन कम कम पड़ रहे हैं, 3 और 2 5 दिन पर कम पड़ रहे हैं, क्योंकि महीना 31 का होता है। तो विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगी, प्लस 31 हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आता है, और प्लस फरवरी 28 का हो जाएगा। उसके बाद बराबर लगा देना है, 64 होता है। अब 64 होता है, तो यह है 5 + 31 + 28 बराबर कुल मिला के 64 हो गया। अब 64 को क्या करते हैं, भाग करना है। 64 को भाग करना है, और भाग किसे करना है, तो ये 7 से करना है। तो 7 9 63 हो गया, बचा 1, बच रहा है 1। अब ये 1 क्या है, विषम संख्या है। तो इस प्रकार जो है स्पष्ट है, इस प्रकार स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जो है विषम संख्या है। तो इस जो है बृहस्पतिवार को जो होगा 27 तारीख में, अर्थात 27 जो है बृहस्पतिवार होगा 27 तारीख को, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, अर्थात ये शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं। तो दोस्तों ये है 58 नंबर। 58 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें है असंगत अलग करें। असंगत की बात करते हैं दोस्तों, तो 289, 484 और 784 ये क्या है, ये जो है वर्ग हैं। अब वर्ग किसके हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 289 जो है ये 17 का वर्ग है, और नेक्स्ट जो है 484 जो है ये 22 का वर्ग है, और तीसरा सी वाला ऑप्शन है ये 784 जो है ये 28 का वर्ग है। तो एक केवल बचा है 1331, और 1331 क्या है, वर्ग नहीं है, ये दोस्तों क्या है, ये घन है। ये क्या है, घन है। चलिए अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 59 नंबर कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं, इन कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ना है, और फिर ये तय करना है कि सामान्य रूप से तथ्य जो हैं वो सही हैं तार्किक रूप से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, कुछ क्या हैं, कुछ मोबाइल हैं, और कुछ मोबाइल क्या हैं, टैबलेट हैं। तो चलिए इसके डायग्राम को बनाते हैं। तो कुछ मोबाइल बना देते हैं यहाँ, ये है कुछ मोबाइल है। कुछ मोबाइल के बाद में फिर कहता है कि कुछ मोबाइल हैं और मोबाइल टैबलेट हैं, सभी टैबलेट। तो टैबलेट बना देते हैं, ये मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद चलते हैं, फिर तीसरा पूछ लेता है कि कुछ मोबाइल टैबलेट हैं और सभी टैबलेट लैपटॉप नहीं है। तो एक ये हो गया, ये इधर आ जाएगा। तो ये जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन बी इसका यहाँ मिलेगा। ऑप्शन बी इसका केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ये 60 नंबर। 60 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह किसी कूट भाषा में अगर कंप्यूटर को CMOQBERT लिखा जाता है तो लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो उसको कैसे लिखा जाता है ये हमको बताना है। चलिए सवाल को हल कर लेते हैं। तो 60 नंबर हमारा दिया गया है, इसको साफ साफ लिखते हैं, COM और PUTE और R लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। तो C को तो चेंज नहीं करना है क्योंकि दिया गया है, उसी के आधार पर हमको चलना है। तो चलिए C को C रहने देते हैं, और O जो आता है हमारा ये O यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। टेक्निकल रूप से इसको चेंज कर देना है। और उसके बाद में P में कुछ जोड़ेंगे नहीं तो ये Q हो जाएगा, U में नहीं जोड़ेंगे तो B हो जाएगा। अब बचता है ये TER तो R यहाँ आ जाएगा और E यहाँ आ जाएगा। 1 मिनट पहले E आएगा, फिर R आएगा, और T यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये जो है हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 60 नंबर में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो दिया है L, ये दिया है LANGUAGE, ये जो है दिखा गया है। तो इसके आधार पर हमको बना देना है। तो L को L से करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी। A में फिर
ए यहाँ ले आते हैं तो यहाँ हो गया, यानी यहाँ हो गया। उसके बाद जी, अब जी का एक नहीं जोड़ेंगे तो जी ही रहेगा, यू का भी यू ही रहेगा। ए में ए जो आएगा, यहाँ एक बीच में ए जो है ई है, तो ये इधर आ जाएगा और ये जी के साथ आ जाएगा, ई हो जाएगा। अब ओवरऑल जो हमारा बनता है एल एन, अब चलिए देख लेते हैं तो बनता है क्या है, एल एन ए एच बी जी ई ए, अर्थात इसका ये सही जवाब हो जाएगा। 60 का जो है ए सही जवाब हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 61 नंबर। 61 नंबर देख लेते हैं। तो ये दिया गया है, अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो वो दोस्तों प्रयागराज में होगा। प्रयागराज जो कि इसका पहले नाम था इलाहाबाद, तो ये प्रयागराज में होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 62। मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, पुणे, वाराणसी और लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी, ये हो जाएगा वाराणसी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा दिया गया है 63 नंबर क्वेश्चन। ये है, नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है? तो ऑप्शन में दिया है 1050, 1125, या दूसरे पेज पे चलते हैं तो ये है 1195 और 1272। तो इसकी बात करते हैं कि नए संसद में कितने लोगों की व्यवस्था की गई है बैठने की, तो वो 1272 सीटें हैं, कुल 1272 सीटें हैं। और दोस्तों इसमें जो है 1272 में से लोकसभा के जो सदस्य हैं, यानी लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के जो हैं ये 888 सदस्य होंगे। और राज्यसभा की बात की जाए, राज्यसभा की जो सीटें होंगी ये 384 होंगी। कुल मिला के जो सीटें हैं वो हैं 1272। इनको जोड़ लेते हैं तो 8 4 12, 8 8 16, 1 17 और 8 3 11, 1 12, यानी 1272 आ गया। तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, वो 888 होंगे और राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वो 384 होंगे। अब इसी क्रम में अगर बात करते हैं तो इसके उद्घाटन की बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है 28 मई 2023 को, 28 मई 2023 को हुआ है। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, जो कि 28 मई 2023 को किया गया है। अब इसके वास्तुकार की बात कर लेते हैं। तो इसके वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार हैं दोस्तों बिमल पटेल। बिमल पटेल इसके जो है वास्तुकार हैं, बिमल पटेल। और ये जो इसका निर्माण कराया गया है, तो दोस्तों ये निर्माण करवाया गया है ये टाटा प्रोजेक्ट्स और लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो इसके वास्तुकार हैं वो हैं बिमल पटेल और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा निर्माण करवाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आते हैं 64 नंबर। 64 नंबर की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो वो दोस्तों बना है फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड बना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है 65 नंबर। 65 नंबर देख लेते हैं। तो ये है 265 नंबर है, मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने के हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था? तो किसने चलाया था? ये म्यांमार ने चलाया था। 66 नंबर है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बनाया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। चलिए 67 नंबर देखते हैं। तो 67 नंबर कहता है, जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू है? तो ये 67 का जो जवाब हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश में शुरू है। कहाँ शुरू है? यूपी में शुरू है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है जून 2023 में सूरीनाम सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑफ दी चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका मित्रों सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। चलिए 69 नंबर देख लेते हैं। तो 69 नंबर कहता है, 69 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तो 69 नंबर कहता है कि जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत के किस देश को पराजित करके जीता है? तो मित्रों वो हो जाएगा 69 का हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इज करेक्ट आंसर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है 70 नंबर। 70 नंबर देख लेते हैं। तो 70 नंबर दिया गया है,
ये है जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया है। तो रवाना जो किया है दोस्तों वो कहाँ के लिए किया है, तो ये किया है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगले की अगर बात करते हैं दोस्तों तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये है जो है पैराग्राफ पढ़ना है, उसके आधार पर उत्तर देना है। तो पैराग्राफ आप लोग उम्मीद करता हूँ कि पढ़ लेते होंगे और पढ़ लेंगे। तो चलिए न समय गंवाते हुए पढ़ देते हैं एक बार। तो ये दिया गया है, विज्ञान के दर्शन और दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। ये जरूर है कि विज्ञान जो अंध आस्था और प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षर का कोई दावा नहीं चलता है। मतलब यह कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट या पर सत्य नहीं होता है। वो स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वो गलत नहीं साबित हो सकता तब तक सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिंतन में न होकर के इसके सापेक्ष अवधारणा होती है, वो अपने समय में एक तदर्श सच्चाई बयां करती है। जो है मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जो है किला अभेद ही माना जाता रहा है। वो सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांतों और क्वांटम फिजिकल ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। उसका मतलब यह नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन या उपग्रहों का परीक्षण न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत पे काम मिलाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन के दो तरह के देखे जा सकते हैं। एक, इसमें न्यूटन विवाद का झूठा करार दिया था। दो, न्यूनवाद जो है यानी न्यूटन बाद एक नया अध्ययन जुड़ा और एक सिद्धांत परिष्कृत हो गया। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर की अगर बात करते हैं तो प्रश्न हमारा 71 नंबर दिया गया है दोस्तों। तो ये दिया गया है कि विज्ञान के संदर्भ में जो है असत्य कथन बताना है। तो उसी ऑप्शन हो जाएगा, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। 72 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो जल्दी 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह है, निम्न में से इसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट व जो परमस्त नहीं होता है। तो ये हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान। क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं। तो 73 नंबर की बात करें अगर मित्रों तो ये दिया है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है? तो ये क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है। तो 74 की बात कर लेते हैं। तो आज भी उपग्रहों के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग होता है और क्वांटम फिजिक्स, डॉपलर प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ऊष्मा का आंतरिक जो तुल्यांक है, ये इसके रहे ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 75 नंबर। 75 नंबर की मित्रों बात कर लेते हैं। तो किसने न्यूटनवाद का झूठा करार दिया है? तो किसने दिया है? क्वांटम फिजिक्स ने दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला ये पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। तो जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। तो ये है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने ही शांत रहना होगा। यदि योग इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि वो एकांत में बैठे अंतर रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है। तो और जो है और ये मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये रहा जो इसका पैराग्राफ, एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्पित हो के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सा पैराग्राफ है तो इसको पढ़ लेना है क्योंकि प्रश्न यहीं से मिलते हैं। तो सबसे पहले इसको 1, 2 बार 3 बार पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को ढूंढना है। तो हम शांत रहने की प्रवृत्ति, अपना क्रोध काबू कर सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन जो आर्थिक आनंद में लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य का नया उत्साह, हृदय निर्मलता और शीतलता स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च में, किसी भी उपचार के बिना पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर जो छोटे मोटे गोल रोग जो दूर हो जाएंगे। और खींचना, गुस्सा करना, खींचना, चिल्लाना, भड़काते रहना हमारे मन के गुबार को प्रदर्शित करते हैं। इससे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। और कुछ समय जो है बाद पूर्ण समर्पण के साथ साथ रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम
रात्रि को समकक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत जो दैनंदिनी है डायरी दिन भर में की घटनाएं लिखते हैं। जब शांत नहीं रहते तो कुछ ही दिनों के बाद वो रात्रि शयन का जाने से पूर्व अपनी व्यक्तित्व जो है दैनंदिनी जिसको कहते हैं, दैनंदिनी डायरी यानी कहते हैं, में दिनकर की घटनाएं लिखते हैं। जब हम शांत नहीं रह सके तो कुछ दिनों बाद वो नंदिनी जो है अर्थात दैनंदिनी पढ़ने पर आप तभी कमजोरी स्वयं हंस पड़ेंगे। किसी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा और उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू कर दें। तो ये रहा बड़ा सा भारी भरकम पैराग्राफ, इसको पढ़ लिया गया। अब यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर कहता है उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। तो सही शीर्षक की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो 76 नंबर है मित्रों वो हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शांत रहो सुखी रहो। शांत रहो और सुखी रहो, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर। तो 77 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह है क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या दिया गया है। तो इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो महायोग है, महायोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, क्रोध को काबू रखने में मुख्यतः कौन से दूर होते हैं। तो कौन दूर होता है, तो दोस्तों वो पाचन क्रिया से जुड़े तत्व दूर होते हैं। और अगला देखते हैं चिंताएं, चिंता की रेखाएं कहाँ पर उभर आती हैं। तो चिंता की रेखाएं जो उभर आती हैं दोस्तों वो आती हैं ओजस्वी चेहरे पर, ओजस्वी चेहरे पर। चलिए अब अंतिम प्रश्न है, अंतिम नहीं है फिलहाल लेकिन इस सेशन का अंतिम प्रश्न है 80 नंबर क्वेश्चन। तो शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो क्या करें भैया, क्रोध और अनुभव की डायरी पर लिखें कि क्रोध और अनुभव कब हमने क्रोध किया, कब जो है शांत रहे, कब क्या किया, सारी चीज़ डायरी पे लिखें, अर्थात क्रोध के अनुभव को डायरी पर लिखें। तो दोस्तों ये 80 नंबर पूरे हो गए और नेक्स्ट जो है आपका PDF टेलीग्राम लिंक में भेज दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वेट कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।